सो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक आपने सारे फाइल एक्सेस मोड्स के बारे में आपने जान लिया। फ़ाइल को कैसे ओपन करते हैं उसके बारे में जान लिया। फ़ाइल ऑब्जेक्ट क्या है, फ़ाइल ऑब्जेक्ट को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन अब आपके पास में है। आज हम देखेंगे कि ओपनिंग के बाद फिर फ़ाइल को क्लोज़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप क्लोज़ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तभी जो डेटा है जो पहले बफर में रखा हुआ होता है वो जाके एक्चुअली फ़ाइल में फिर स्टोर होता है। इसलिए क्लोजिंग फ़ाइल करना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑपरेशन है आपके लिए। जैसे हमने इसमें लिख रखा है, एन ओपन फाइल कैन बी क्लोज बाय कॉलिंग क्लोज फंक्शन। अ क्लोज फंक्शन ब्रेक्स द लिंक ऑफ फाइल ऑब्जेक्ट एंड द फाइल ऑन द डिस्क। After close, no task can be performed on that file through the file object। अभी जैसे हमने बात की थी कि जब आप पाइथन प्रोग्रामिंग करते हैं, डेटा फाइल हैंडलिंग की प्रोग्रामिंग करते हैं, तो फाइल में जो भी आपको काम करना है उसके लिए आप उस फाइल ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं जिसके थ्रू आपने उस फाइल को ओपन किया था। आप कभी भी फाइल नेम यूज़ नहीं करते हैं। आपने उस फाइल नेम को यूज़ करते समय जिस फाइल ऑब्जेक्ट को यूज़ किया था, आप उस फाइल ऑब्जेक्ट के नेम को यूज़ करते हैं और उस पर्टिकुलर फाइल में ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कुछ रीडिंग का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, राइटिंग का कर सकते हैं, अपेंडिंग का आप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो एक बार जब आपका टास्क कंप्लीट हो गया, आपको जो रीड राइट अपेंड जो भी करना था आपने सब कर दिया, उसके बाद में लास्ट में फिर हम क्या करते हैं, उस प्रोग्राम को क्लोज़ करते हैं। तो क्लोज़ करने के लिए जैसा आप देख रहे हैं, पाइथन ने हमको एक क्लोज़ फंक्शन प्रोवाइड किया है। तो इस क्लोज़ फंक्शन के थ्रू हम उस पर्टिकुलर फाइल को जिसको हमने ओपन किया था उसको हम क्लोज़ कर देते हैं। एक्चुअली क्लोज़ फंक्शन क्या करता है कि फ़ाइल ऑब्जेक्ट जो हमने आपको बताया था कि वो इट इज़ अ लिंक बिटवीन योर प्रोग्राम एंड द फाइल ऑन द डिस्क। तो इस लिंक को वो डी लिंक कर देता है आपका क्लोज़ फंक्शन। तो एक बार यदि फ़ाइल डी लिंक हो गई तो फिर अब आप उसमें कोई भी ऑपरेशन को परफॉर्म नहीं कर सकते। आप तभी परफॉर्म कर पाएंगे जब आप फाइल को फिर से ओपन करेंगे। तो यहाँ पे इसका सिंटेक्स देखिए, फाइल ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज़। तो सपोज़ आपके प्रोग्राम में जो माई फाइल है वो आपका फ़ाइल ऑब्जेक्ट है, तो इसका आप यूज़ करेंगे माई फाइल डॉट क्लोज़। तो ये क्लोज़ फंक्शन फिर इस माई फाइल ऑब्जेक्ट वाली जो लिंक है इसको डी लिंक कर देगा और फाइल को क्लोज़ कर देगा। नाउ मूव टू दिस नेक्स्ट स्लाइड। इस स्लाइड में हम देख रहे हैं स्टेप्स टू प्रोसेस ए फाइल। किसी भी मतलब डेटा फाइल हैंडलिंग में फ़ाइल को प्रोसेस करने के कौन कौन से स्टेप्स हैं हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, दी फॉलोइंग 4 स्टेप्स आर यूज टू प्रोसेस ए फाइल। कोई भी प्रोग्राम हो डेटा फाइल हैंडलिंग का, उसमें ये 4 स्टेप के अलावा और कोई दूसरा एक्स्ट्रा स्टेप नहीं आता है। बस इन 4 स्टेप्स में ही सारी प्रोसेसिंग, सारा डेटा फाइल हैंडलिंग के सारे प्रोग्राम्स कंप्लीट हो जाते हैं। तो पहला इन्होंने बताया है डिटरमाइन द टाइप ऑफ फाइल यूसेज। मतलब आपको पता करना है या आपको मालूम होना चाहिए कि आप फाइल में क्या करने वाले हैं। क्या आप रीड ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, या राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, या अपेंड ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं। क्योंकि जब आपको ये पता होगा कि आप उस फाइल में कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, तभी तो आप उस फाइल को उस पर्टिकुलर मोड में ओपन कर पाएंगे। यदि आपको पता ही नहीं है कि हम फाइल में क्या हमको करना है, कौन सा प्रोसेसिंग करनी है, रीडिंग करनी है कि राइटिंग करनी है, अपेंडिंग करनी है, तो फिर आप फाइल को किस मोड में ओपन करेंगे। आप किसी मोड में ओपन नहीं कर सकते, आपको पता नहीं है। तो पहला काम है मोड को डिटरमाइन करना। दूसरा देखिए, ओपन ए फाइल एंड असाइन इट्स रेफरेंस टू फाइल ऑब्जेक्ट। फिर आपको पता चल गया कि फ़ाइल मोड आपको कौन सा यूज़ करना है, रीड के लिए करना है, राइट के लिए करना है, अपेंड के लिए। फिर आप उस फाइल को ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद उस फाइल का जो रेफरेंस है
वो आप किसको दे देते हैं, फाइल ऑब्जेक्ट को। जैसे पिछले केसेस में हमने देखा कि माई फाइल इज़ इक्वल्स टू ओपन डॉट, और कोई भी फाइल आपने जो ओपन की है, तो जो माई फाइल है आपका, वो वहाँ पे क्या बन जाता है, फाइल ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो फाइल ओपन होती है और उसका रेफरेंस उस फाइल ऑब्जेक्ट के पास आ जाता है। मतलब आप फाइल ऑब्जेक्ट में जो भी प्रोसेसिंग करेंगे, जो भी वर्क करेंगे, वो डायरेक्टली किस में होगा, आपकी फ़ाइल में होगा, जो डिस्क में रखी हुई है या हार्ड डिस्क में सेव है, स्टोर्ड है। उसके बाद आपने ओपन कर लिया, फिर आपको जो भी प्रोसेसिंग करनी है, डेटा आप रीड करके कुछ उसको प्रोसेस करना चाहते हैं, या कोई प्रोसेस डेटा उसको राइट करना चाहते हैं, अपेंड करना चाहते हैं, तो ऐसी सारी प्रोसेसिंग आप करेंगे। और जब आपका सारा काम कंप्लीट हो जाएगा, तो अभी हमने जस्ट बात की है, फिर हम फाइल को क्लोज़ कर देंगे। तो इस तरह से ये 4 स्टेप्स हैं किसी भी फाइल को प्रोसेस करने के। एक तो डिटरमाइन दी फाइल मोड, ओपन ए फाइल, प्रोसेस एंड देन क्लोज। फिर हम इस स्लाइड में देखते हैं रीडिंग फ्रॉम दी फाइल। हमने आपको बताया कि हम 3 तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, रीड, राइट एंड अपेंड। तो सबसे पहले हम रीड ऑपरेशन की बात करेंगे, रीडिंग फ्रॉम फाइल। तो जैसा आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कि पाइथन जो है वो आपको 3 तरह के फंक्शन प्रोवाइड करता है रीडिंग करने के लिए। किसी भी फाइल से रीड करने के लिए आपको 3 फंक्शन प्रोवाइड करता है पाइथन। वो 3 फंक्शन आपके कौन कौन से हैं, देखिए। नंबर 1 इज़ रीड मेथड और रीड फंक्शन। इसमें देखिए हमने जो लिखा है सिंटेक्स क्या होगा, जो फाइल ऑब्जेक्ट है डॉट रीड और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एन लिखा है। मैंने आपको कई बार बताया है, यदि सिंटेक्स में कहीं भी आप स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करते हैं, दैट मीन्स कि वो फिर ऑप्शनल होता है। आप चाहें तो उस आर्ग्यूमेंट को यूज़ करें और आप चाहें तो उस आर्ग्यूमेंट को यूज़ ना करें। तो हम देखते हैं कि यदि आपने यूज़ नहीं किया, आपने लिखा फाइल अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट डॉट रीड और ब्रैकेट ओपन क्लोज या पैरेंथेसिस ओपन क्लोज किया, तो फिर वो क्या करेगा, सारी की सारी फाइल में जितने भी बाइट्स हैं उनको पढ़ लेगा। और आपने यदि एंड डिफ़ाइन कर दिया कि 15 बाइट्स पढ़नी है या 30 बाइट्स पढ़नी है, तो फिर वो उस फाइल में से केवल उतनी ही बाइट्स को रीड करेगा। यहाँ पे बाइट्स का मतलब है एक एक कैरेक्टर को ये फंक्शन रीड करता है, और आप जानते हैं कि एक कैरेक्टर एक बाइट को रिप्रेजेंट करता है। तो यही डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे कि रीड एट मोस्ट n बाइट्स, इफ़ नो n इज़ स्पेसिफाइड रीड्स द इंटायर फाइल। अब यदि आपने n स्पेसिफाई नहीं किया तो वो पूरी फाइल पढ़ लेगा, यदि आपने n स्पेसिफाई किया तो जितनी बाइट्स हैं उतनी बाइट्स को पढ़ लेगा। इसमें जो एक और इम्पॉर्टेंट बात जो रेड से हमने लिखी है, रिटर्न्स द रीड बाइट इन द फॉर्म ऑफ ए स्ट्रिंग, कि जो भी ये फाइल से रीड करता है उसको स्ट्रिंग के फॉर्म में रिटर्न करता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखना कि रीड फंक्शन जो है फाइल को रीड तो करता है, बट रिटर्न किस फॉर्म में करता है, वो रिटर्न करता है बाइट्स के फॉर्म में। या दूसरे शब्दों में कहें तो वो रीडिंग का काम कैसे करता है, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, एक एक कैरेक्टर को रीड करता है। तो नीचे आप एग्जांपल देख सकते हैं, फाइल 1 इज़ इक्वल्स टू माई फाइल डॉट रीड 15। यहाँ पे हमने 15 दिया, दैट मीन्स कि वो फाइल में जाएगा और 15 बाइट्स को रीड कर लेगा। सपोज़ इसके बाद आपने एक और फिर से फंक्शन दे दिया, फाइल 2 इज़ इक्वल्स टू माई फाइल डॉट रीड 15 अगेन। तो वो फिर से शुरू से 15 बाइट्स नहीं पढ़ेगा, जहाँ तक उसने बाइट्स पढ़ लिए हैं, मीन्स 16th बाइट से वो फिर से पढ़ना शुरू करेगा और अगली 15 बाइट्स को रीड करेगा। तो इस तरह से ये रीड फंक्शन आपका वर्क करता है। इसके बाद उन्होंने दूसरा फंक्शन दिया रीड लाइन। नाम से समझ में आएगा कि ये फंक्शन एक पूरी की पूरी लाइन को रीड करता है एक बार में। अब लाइन को रीड करता है, लाइन कैसे स्पेसिफाई होती है,
हाँ, इसमें एक और चीज़, इसका पहले सिंटेक्स देख लें कि फाइल ऑब्जेक्ट डॉट रीड लाइन अगेन इन पैरेंथेसिस देयर इज़ अ स्क्वायर ब्रैकेट विच कीप्स एन, है ना। तो यहाँ पे अगेन एन जो है वो हमारे लिए कैसा है, ऑप्शनल है। यदि आपने रीड लाइन यूज़ किया, पैरेंथेसिस ओपन क्लोज करके छोड़ दिया, तो वो एक लाइन को पढ़ लेगा एक बार में। बट आपने यदि एन को डिफाइन किया, तो रीड से लाइन ऑफ इनपुट, इफ़ एन इज़ स्पेसिफाइड रीड एट मोस्ट एन बाइट्स, तो फिर उस लाइन में से उतने बाइट्स को वो पढ़ लेगा। रिटर्न्स द रीड बाइट्स इन द फॉर्म ऑफ ए स्ट्रिंग एंडिंग विथ /n न्यू लाइन कैरेक्टर, है ना। न्यू लाइन कैरेक्टर रिटर्न्स अ ब्लैंक स्ट्रिंग इफ़ नो मोर बाइट्स आर लेफ्ट फॉर रीडिंग। अब रीड लाइन में एक चीज़ आपको जो समझने वाली है, जो बहुत ध्यान से आप समझिए इसको, रीड्स ए लाइन ऑफ इनपुट। हाँ, जो हम एक बात जो कह रहे हैं, एक बात जो आपको ध्यान रखनी है, रीड लाइन हमेशा हमेशा केवल और केवल एक बार में एक ही लाइन को रीड करेगा, और एक ही लाइन को रीड करेगा, और उसमें यदि आपने एन स्पेसिफाई किया तो उस पर्टिकुलर लाइन में उतने बाइट्स को रीड करेगा। मान लीजिए आपकी लाइन में 20 बाइट्स हैं, आपने रीड लाइन में लिख दिया 10, तो वो उस पर्टिकुलर लाइन की केवल 10 बाइट्स को रीड करेगा। मान लीजिए आपने 25 दे दिया, जबकि आपकी लाइन में तो 20 बाइट्स ही हैं या 20 कैरेक्टर्स ही हैं, आपने 25 कैरेक्टर्स पढ़ने को कह दिया, तो फिर वो क्या करता है कि 20 कैरेक्टर्स पढ़ लेगा और फिर ब्लैंक रिटर्न करेगा यदि आपके फ़ाइल में उससे ज़्यादा बाइट्स नहीं हैं तो। क्योंकि आपने 25 दिया है और 20 पढ़ने को, 20 जो है 20 जो है इसकी लेंथ है, बट 25 बाइट्स आप पढ़ना चाह रहे हैं, तो 20 बाइट्स को वो रीड करेगा, बाकी फिर ब्लैंक रिटर्न कर देगा। तो और एक और इसमें बात जो है इम्पॉर्टेंट, कि फ़ाइल को लाइन को रीड तो करता है, बट जब रिटर्न करता है तो ऑटोमेटिकली लास्ट में लाइन जहाँ पे ख़त्म हो रही है, जैसे जनरली हम कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं तो हमारी लाइन जैसे हम फुल स्टॉप लगाते हैं वहाँ पे लाइन क्या होती है, हमारी कंप्लीट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो पाइथन भी इसको फॉलो करता है, जहाँ भी टेक्स्ट में वो फुल स्टॉप देखता है वहाँ पे वो अंडरस्टैंड करता है कि यहाँ पे आपकी लाइन कंप्लीट हो रही है, तो ये रीड लाइन फंक्शन उस पूरी की पूरी लाइन को पढ़ेगा, उस फुल स्टॉप को भी पढ़ेगा, और लास्ट में ऑटोमेटिकली /n ये न्यू लाइन कैरेक्टर को इंसर्ट कर देता है और आपको रिटर्न करता है। ये न्यू लाइन कैरेक्टर से ही पाइथन को पता चलता है कि उस पर्टिकुलर फाइल में कितनी लाइंस हैं, नहीं तो फिर एंड कहाँ पे करेगा। कि हम तो समझते हैं कि हाँ फुल स्टॉप लगा है तो ख़त्म है, उसी तरह पाइथन भी फुल स्टॉप की जगह वो क्या समझता है, जो /n जहाँ भी न्यू लाइन कैरेक्टर्स को मिलेगा तो वहाँ अंडरस्टैंड करेगा कि यस ये लाइन यहाँ पे कंप्लीट हो गई और अब जो है न्यू लाइन शुरू हो गई। फिर इसमें तीसरा जो फंक्शन है वो है हमारा रीड लाइंस। ऊपर वाले को देखें तो वहाँ पे रीड लाइन था, उसी का प्लूरल फॉर्म हमने यूज़ कर लिया रीड लाइंस। तो सीधे आपको समझ में आ रहा है कि वो यदि एक लाइन पढ़ता होगा तो रीड लाइंस तो जो है वो मल्टीपल लाइंस को पढ़ेगा। तो मल्टीपल लाइंस को पढ़ेगा मतलब जितनी भी लाइंस हैं उन पूरी लाइंस को पढ़ेगा। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात है ध्यान देने वाली, कि रीड लाइंस में कोई भी ऑप्शनल कैरेक्टर या ऑप्शनल आर्गुमेंट हमने पास नहीं किया। जैसे ऊपर आप देख रहे थे स्क्वायर ब्रैकेट में एन का हम यूज़ कर रहे थे, तो ऐसा कोई भी ऑप्शनल आर्गुमेंट रीड लाइंस के अंदर नहीं है। मतलब आप इसको सीधा यूज़ करेंगे फाइल ऑब्जेक्ट डॉट रीड लाइंस, और ये पूरी की पूरी फाइल को रीड करेगा। जैसे हमने लिखा भी है, देखिए, रीड ऑल लाइंस एंड ईच लाइन इज़ डेलिमिटेड बाय न्यू लाइन और /n कैरेक्टर। जैसा जो कैरेक्टरिस्टिक्स रीड लाइन के हैं वही सारे कैरेक्टरिस्टिक्स रीड लाइंस के हैं, बस दोनों में डिफरेंस क्या था,
कि वो एक लाइन पढ़ता है एक बार में और ये सारी की सारी लाइंस को पढ़ लेता है और ऑटोमेटिकली जहाँ पे लाइन ख़त्म हो रही है वहाँ पे स्लैश एन को इंसर्ट करते जाता है। इसमें जो एक और बात हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि ये फंक्शन जो रीड लाइंस फंक्शन है, ये रिटर्न जो करता है सारी लाइंस को वो एक लिस्ट के फॉर्म में रिटर्न करता है। मतलब जब भी रीड लाइंस आप यूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो जिस वेरिएबल में आप वो सारी लाइंस को रीड कराएंगे वो ऑटोमेटिकली लिस्ट टाइप का बन जाता है, क्योंकि ये जो रीड लाइंस फंक्शन है ये हमेशा लिस्ट में ही जो है सारी लाइंस को रीड करके या रिज़ल्ट को रिटर्न करता है। जैसे यहाँ पे लिखा है हमने file1 इज इक्वल्स टू माई फाइल डॉट रीड लाइन्स। दैट मीन्स कि उस माई फाइल में जितने भी लाइंस हैं वो सारी की सारी लाइंस किस में आ जाएंगी, file1 में आ जाएंगी। और file1 का यदि आप टाइप निकालेंगे तो वो उसका टाइप बताएगा आपको लिस्ट।